Ignited Minds Tutorials has just released a new video focusing on Maths revision for Class 9 CBSE and Maharashtra State Board students. The video covers important questions from various topics in the syllabus, providing a comprehensive review for students preparing for their exams. With clear explanations and examples, the video aims to help students understand and master key concepts in mathematics. Whether it's algebra, geometry, or trigonometry, this tutorial has got you covered. By breaking down complex problems and demonstrating step-by-step solutions, Ignited Minds Tutorials makes learning maths easier and more accessible for students. The video is a valuable resource for anyone seeking to boost their understanding and confidence in mathematics. So if you're looking for a helpful and informative guide to revise and practice for your Class 9 Maths exams, be sure to check out the latest upload from Ignited Minds Tutorials. With their expert guidance and support, you'll be well prepared to tackle any maths question that comes your way. Don't miss out on this opportunity to ignite your mind and excel in your studies. Watch the video now and take your math skills to the next level. मैं आपको यहाँ पे जो सवाल करा रहा हूँ वो बहुत गिने चुने सवाल हैं। वो जैसे आपका 9th में एक प्रॉब्लम सेट होता है, प्रॉब्लम सेट की बुक से दिया हुआ सवाल है, या आपके ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से सवाल है, या आर डी शर्मा का सवाल है। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है देन आपके जो 4 या 5 मार्क्स वाले सवाल हैं जो आप जनरली छोड़ देते हो या जनरली इसको ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, दैट विल कवर अप फॉर इट। और शर्त ये है कि आप कितना अटेंशन पे करते हैं या उसको एक्चुअली कितने ऑनेस्टली सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी ऑनेस्टी डिमांड करता है। आप उस सब्जेक्ट के साथ जितना ऑनेस्ट होंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट दिखेगा, वरना वही दूरियां बनी रहेंगी। So I don't know how else to explain this to you, but if there is a lack from your end right now, NCERT के बताओ ना, आप SCERT के सवाल लगाते हैं? कौन लोग SCERT के सवाल 1 चैप्टर 2 चैप्टर किसने कर लगाया यहाँ पे? SCERT महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एक भी नहीं गया। कितना? 2-3 लेसन किया है आपने? नहीं, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, शकलों पे लिखी हुई है, नहीं किया है आपने। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो खोलते भी हैं आप, काफी माल मसाला है उसमें, काफी। आप सारे एक्सरसाइज को करेंगे और अगर प्रॉब्लम सेट को कर लेंगे ना, कोई रोक नहीं सकता आपको मैथ्स में 90 या 95 के नीचे लाने में, कोई नहीं। आप अपने को खुद रोक रहे हैं। अभी तक तो सबने गाइड भी खरीद ली होंगी ना। क्या करते हो इन सब चीजों का, बताओ क्या करते हो? ऑनेस्टली क्या करते हो? पड़ी रहती है, धरी की धरी रहती है और कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी के सवाल लग रहे हैं क्या भाई साहब? नहीं लग रहे हैं, दिख रहा है मेरे को। कितने एक्सरसाइज के सवाल किए हैं? मैथ्स की बात कर रहा हूं। 5-6। कितने एक्सरसाइज हैं तुम्हारे? 5-6 मतलब बाकी लोगों ने तो शायद 2 या 3 या 1 भी खुला ही नहीं होगा अभी तक बुक। चिड़ होती है। हाँ, एनसीईआरटी के सवाल नहीं लगेंगे ना भाई साहब। एनसीईआरटी जितना भी बोरिंग बुक लगता हो आपको, उसका प्रिंट क्वालिटी जितना भी खराब दिखता हो और वो जितना भी फालतू वाला बुक देता है, उसका जो मसाला है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी 4 ही रेफरेंस बुक्स एक साइड में है और एनसीईआरटी एक साइड में है। आप लोगों को बोल बोल के थक गया मैं, वो काफी है आपके पास। एक एनसीईआरटी की पतली सी बुक आपके लिए मैथ्स को एनहांस करने के लिए काफी है। प्रॉब्लम इज नोबडी इज अटेम्प्टिंग, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अ मैजिक, नोबडी इज अटेम्प्टिंग इट। I don't know what magic are you expecting, people, but until unless you are doing this, you are going to stay in your 40s, 50s or 60s, nothing more than that. साल पे साल जाता जाएगा, टाइम पे टाइम जाता जाएगा। आप कर ही नहीं रहे हैं भाई। ये मैथ्स प्रैक्टिस से ही होता है। आप ऐसे टारगेट करके चलिए ना। अगर आपका भाई साहब 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर जो आपको सही सही ढंग से करना है, 10 चैप्टर के कितने एक्सरसाइज है देखो, और जो डिफिकल्ट है ना उसको अटेम्प्ट करो भाई साहब। यही टाइम है उसको अटेम्प्ट करने का। डिफिकल्ट से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो। जनरली लोग क्या करते हैं, ये इजी है इसको अटेम्प्ट करते हैं, ये पढ़ने में अच्छा लगता है इसको पहले करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो डिफिकल्ट है, जिसमें भाई साहब गोता लगाना है भाई साहब, जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
जिसको आप अवॉइड करते हैं, दैट इज द वन वेयर यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर, दैट इज द वन यू शुड बी हिटिंग फॉर। इसको ऐसे ही कर सकते हैं आप। मैं बता रहा हूं ना, एनसीईआरटी की बुक इतनी पतली सी तो है भाई साहब, सिंसियरली अगर आप रोज 1 घंटा टाइम भी उसके सवाल लगाने में करोगे, आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में पूरा, इट विल बी डन। लेकिन ये 10 दिन वेस्ट कौन करे? नेटफ्लिक्स वालों ने कितनी मेहनत की है, अमेजन वालों ने कितनी मेहनत की है, उनका मेहनत पानी में हम थोड़ी ना जाने देंगे, है ना। ओटीटी सीरीज अगर हम नहीं खत्म करेंगे, एनसीईआरटी तो कोई और भी कर लेगा। भाई मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपकी बुक भी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री की बुक भी, अगर आप सिंसियरली एक घंटा रोज करें ना उसको, आप 10 दिन में उसको खत्म कर सकते हैं। जो नहीं आ रहा होगा आप मेरे से पूछिए, और अब तक तो आप लोगों ने गाइड ले ही ली होगी। जो नहीं आ रहा हो, लुक एट इट, काफी है, 10 दिन काफी है। जितना भी आपको नॉलेज मिल चुका है अभी इन सब्जेक्ट्स पे, काफी है, इट इज मोर देन एनफ। वो काफी ये नहीं है कि आप अपना मेहनत आपका काफी नहीं है। और मेहनत क्या है, ये तो जनरल चीज है। मेहनत तो हम तब बोलते हैं भाई साहब जब आपने 2 घंटा नहीं 7 घंटा पढ़ लिया हो, उसको हम मेहनत बोलते हैं। 2 घंटा पढ़ना तो आपका बनता है, जैसे सांस लेना बनता है, खाना खाना बनता है ना, वैसे 2 घंटा पढ़ाई में देना, क्रीम पढ़ाई में देना, वो आपका बनता है, वो मेहनत नहीं है। और काफी है पूरे एनसीईआरटी को 9th में फिनिश करने में, और एससीईआरटी को फिनिश करने में 10 दिन काफी है। और रिजल्ट तभी दिखेगा आपको, ये मैं 1000 सवाल यहां पे कराता रहा हूं, नहीं दिखेगा भाई साहब। चलिए वैसा इसको करना है फटाफट। ये तो मैं आपको कुछ चुने हुए सवाल दे रहा हूं, लेकिन आप अगर चैप्टर को ठीक से नहीं कर रहे हैं ना, ये तो मतलब रिवीजन है कि अच्छा ये है, चलो क्यूब का वॉल्यूम ये होता है, सरफेस एरिया ऐसे निकालते हैं। लेकिन आपको सवाल भाई साहब अंदर जाना पड़ेगा, बुक को खोलना पड़ेगा भाई साहब। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, एक चेकलिस्ट बनाओ कि ये मेरा है। ये टाइम टेबल, तुम्हारे टाइम टेबल के निर्माता तुम ही हो खुद। कोई तुमको एक ऑटोमेटेड फॉर्मेट में टाइम टेबल बनाकर नहीं दे सकता है। तुम्हारी कौन कौन सी चैप्टर्स में तुम्हारी वीकनेसेस हैं, तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, या कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे प्रैक्टिस हुए ही नहीं है, ये तुमको मालूम होगा, सिर्फ तुमको। इसीलिए टाइम टेबल भी तुम ही बना सकते हो। और चेकलिस्ट बनाओ एक टाइम टेबल के हिसाब से, भाई साहब इतना मैं रोज 1 घंटा निकालूंगा एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए। एक अपने आप को चैलेंज तो दो यार। हर बार वही घिसा पिटा सा एक मैथ्स में मार्क्स आते हैं तुम्हारे, इसको क्या तुम इंप्रूव नहीं कर सकते हो? कांट यू डू दिस? आर यू मेंटली हैंडीकैप्ड और फिजिकली चैलेंज्ड? थिंक अबाउट इट। क्या रोक रहा है तुमको? तुम खुद, और कुछ नहीं। तुम्हारा खुद का एटीट्यूड तुमको रोक रहा है। और ये तुमको कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं मैं, बहुत मतलब एक आम इंसान की तरह तुमको समझा रहा हूं। क्या रोक रहा है तुमको? आर यू मेंटली चैलेंज्ड? रिटार्डेड हो? नहीं ना भाई साहब, यहां पे सब नॉर्मली है। आर यू फिजिकली चैलेंज्ड? यू आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली, यू आर नॉट एबल टू हियर थिंग्स क्लियरली। इज दैट द चैलेंज? नो, राइट? देन व्हाट्स द चैलेंज? क्या रोक रहा है तुमको? 1 घंटा तुम अगर मैथ्स में दोगे, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, लिख के देता हूं। और मैं क्या, कोई भी लिख के देगा भाई साहब, कोई भी प्रोफेसर टीचर लिख के देगा तुमको। 1 घंटा अगर तुम डिलीजेंटली एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सवाल करोगे, यू विल सी द रिजल्ट्स। प्रॉब्लम है वो 1 घंटा निकले कैसे? यहां पे जाते हो ऐसे और स्कूल में जाते हो ऐसे, जैसे घर वालों पे एहसान कर रहे हो, और क्या। A cube is cut into a 4 centimeter cube is cut into 1 centimeter cubes. ठीक है, तो एक 4 centimeter का क्यूब है. So let's say this is basically a cube which has a side of 4 centimeter. इसको अपन ने छोटे छोटे 1 centimeter के क्यूब्स में काटा हुआ है. ठीक है, क्लियर है? Calculate the total surface area of all the small cubes. तो हर एक स्मॉल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो हम यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया पूछा है. ठीक है, तो इसका मतलब पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कितने क्यूब्स पहली बात बनेंगे. हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड इन द फर्स्ट प्लेस. इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब बताइए?
total surface area, let n small cubes be formed. ठीक है, let n small cubes be formed. So total surface area of n cubes, that will be equal to total surface area of the bigger cube, ठीक है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ n क्यूब्स कितना हो जाएगा? हाँ, 6n इंटू इसका भाई साहब a कितना है? देखो 6a स्क्वायर होता है ना, एक क्यूब का एरिया कितना होता है? 6 इंटू एल का स्क्वायर. यहाँ पे 6 इंटू, ये हो गया 6 इंटू n, और यहाँ पे कितना है भाई साहब? इसका साइड कितना है? 1 सेंटीमीटर. इसका साइड है 1 सेंटीमीटर, इसका साइड है भाई साहब 4 सेंटीमीटर, इंटू 1 सेंटीमीटर का भाई साहब स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर क्यूब. बिगर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू 4 का सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, ये 6 और ये 6 भाई साहब कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना भाई साहब? 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दैट विल बी हाउ मच? 16 सेंटीमीटर. आपके कितने स्मॉल क्यूब्स बन गए? 16 स्मॉल क्यूब्स आर फॉर्म. सो 16 स्मॉल क्यूब्स आर फॉर्म. तो 16 स्मॉल क्यूब्स बन गए भाई साहब आपके. ठीक है, 16 स्मॉल. कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बोलो, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स? बोलो 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 जल्दी भाई साहब. 6 इंटू कितना हो गया भाई साहब? n, दैट इज 16 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? A rectangular container whose base is a square of side 5 सेंटीमीटर. तो आपका एक बेस है स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का, stands on a horizontal table and holds water up to 1 सेंटीमीटर from the top. ठीक है, when a solid cube is placed in water, it completely submerged. The water rises to the top and 2 centimeter cubic of water overflows. Calculate the volume of the cube and also the length of its edge. तो एक भाई साहब आपका यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कंटेनर, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है भाई साहब. ठीक है, और इसका बेस जो है तो स्क्वायर है. ये वाला बेस जो है इसका स्क्वायर है. ये आपका हो गया भाई साहब 5 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? A rectangular container whose base is 5 centimeter stands on a horizontal table and holds water up to 1 centimeter from the top. तो लेट्स से आपका भाई साहब यहां तक वाटर है. तो holds water up to 1 centimeter from the top. 1 centimeter from the top, sorry, 1 centimeter from the top. तो मतलब यहां तक 1 सेंटीमीटर छोड़कर, 1 सेंटीमीटर छोड़ के. ठीक है, a rectangular container whose base is this stands on a horizontal table and holds water up to 1 centimeter from the top. Horizontal table क्यों बोला है? ताकि पानी उथल पुथल ना हो. अगर पानी उथल पुथल हो रहा है तो उसका मतलब कुछ इसके अंदर डाल रहे हो तभी होगा. ठीक है, सो होल्ड्स वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर. इतना तक इसका वाटर है. आपको ये हाइट नहीं मालूम है. लेट्स से ये हाइट है h. ठीक है, ये हाइट है h. व्हेन अ सॉलिड क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड. अब भाई साहब आपने क्या किया? इस वाटर के अंदर एक सॉलिड क्यूब डाल दिया. ठीक है, एक सॉलिड क्यूब डाल दिया आपने. ये क्यूब है. ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है. जो कंटेनर है वो क्यूबॉइड है. ये आपका क्यूब है. When a solid cube is placed in water, it is completely submerged. The water rises to the top and 2 centimeter cubic of water overflows. तो ये वाटर भाई साहब ऊपर चला जाता है और इसमें से 2 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर ओवरफ्लो हो रहा है. 2 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो रहा है भाई साहब. ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ इट्स एज. तो वॉल्यूम कितना और लेंथ कितना है इसके एज का? चलिए फटाफट.
देखो यहां पे जितना भी वॉल्यूम राइज हुआ रहेगा वो किसके वजह से राइज हुआ रहेगा, इस क्यूब की वजह से राइज हुआ रहेगा, राइट। ये जो क्यूब आपने डाला हुआ है इस क्यूब की वजह से वॉल्यूम राइज हो रहा है। सो वॉट एवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज हुआ है, आपको यहां पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ इट्स एज। इसका भाई साहब लेंथ क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम अगर निकल आता है तो लेंथ ऑफ द एज निकल आएगा, ठीक है। कितना 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 वॉल्यूम गया है, नहीं जैसे तुमने इसको डाला पानी पहले तो यहां तक जाएगा फिर उछल के बाहर जा रहा है, उछल के बाहर जा रहा है, वो वॉल्यूम कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूबिक का, लेकिन ये पानी यहां तक तो जाना चाहिए ना, इसको तो तुमने जोड़ा ही नहीं, 3 कहां से होगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग आफ्टर the cube is immersed, after the cube is immersed in the container, in the container। तो इसमें एक तो है भाई साहब आपका 2 सेंटीमीटर क्यूबिक जो पानी छलक रहा है ना, लेकिन पानी जो छलक रहा है वो तभी छलकेगा ना जब यहां तक पानी जाएगा। तो यहां तक जाने में कितना कवर हुआ है, ये वाला वॉल्यूम आपको निकालना है। ये वाले वॉल्यूम में ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। सो दिस विल बी प्लस 5 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या ये समझ में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूबिक तो ओवरफ्लो वाला वाटर है, लेकिन ओवरफ्लो तभी होगा जब ये टॉप तक जाए, और टॉप तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस जब वो कवर कर रहा है तो एक्चुअली में कितना वॉल्यूम होगा 5 इंटू 1। सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब इज ओवरफ्लोइंग। सो क्यूब के चलते भाई साहब कितना सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर क्यूबिक, दैट गिव्स यू हाउ मच 27 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। यही हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। भाई साहब उसने जो स्पेस लिया है पानी का इतना स्पेस होगा भाई साहब, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो गया भाई साहब आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यहां पे आपसे पूछा है ना कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ इट्स एज। अभी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब ये एल क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू भाई साहब क्यूब रूट ऑफ 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये हो गया भाई साहब आपका 3, सिंपल, क्लियर है। क्यूब रूट निकाल रहे हैं आप इसका, तो इसका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो एज ऑफ द क्यूब, देयरफॉर एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x by 3 plus y by 4 is equal to 1. Also find the area of the triangle formed by the line and the coordinate axis, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ही कर लोगे, पहले तो इसको भाई साहब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x by 3 plus y by 4 is equal to 1, तो y by 4 is equal to 1 minus x by 3, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब इन 4 और 3 के एलसीएम से, विच इज हाउ मच 12, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x बाई 12, ठीक है। y इज इक्वल टू 12 माइनस 4x बाई 12। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम अभी आप भाई साहब एक टेबल बना लो जिसमें आप x और y के वैल्यूज डालते जाओ, ठीक है। x और y के वैल्यूज भाई साहब अगर आप डालते जाएंगे इसमें, तीन ही वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है, 2 3, चलो भाई साहब इधर x का वैल्यू डाला आपने और इधर y का, ऐसे वैल्यूज निकालो जिसके तुमको फ्रैक्शनल आंसर ना मिले। तो बताओ यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 डाल सकते हो, x इज इक्वल टू 0 डाला तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 12, दैट विल बी हाउ मच 12 माइनस 0 अपॉन 12, सो दैट इज हाउ मच 12 बाई 12, दैट इज 1, तो y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं भाई साहब यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 2 डाली, ठीक है, या 1 डाला, 12 माइनस
4 इंटू 1 तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। 2 4 2 सा 8, 3 डालें तो x की वैल्यू अगर हम 3 डालें तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 इंटू 3 और ये हो गया भाई साहब अपॉन 12, तो ये हो गया कितना भाई साहब 12 माइनस 12 अपॉन 12। एक आपको प्लॉटिंग करनी है ना भाई साहब, तो प्लॉटिंग के टाइम पे भाई साहब कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 0, तो 0 1 3 0। और क्या कर सकते हैं भाई साहब, माइनस में क्यों नहीं लेते हो, 6 मतलब बहुत दूर चला जाएगा, माइनस में लेकर देखो भाई साहब, -2 तो 8 हो जाएगा ना भाई साहब, 12 प्लस 8 हो जाएगा, -3 ले सकते हैं भाई साहब। -3 अगर हमने लिया तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 12 माइनस 4 इंटू -3 अपॉन 12, ठीक है, 12 प्लस 12 अपॉन 12, तो ये हो गया आपका 24/12, सो दैट विल बी 2। y की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 2। अब इसकी प्लॉटिंग करनी है भाई साहब, ठीक है। सो अभी इसकी प्लॉटिंग करनी है, मतलब हमको भाई साहब ग्राफ पेपर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। अभी यहाँ पे 0 1, तो 0 1 भाई साहब किधर आ जाएगा, 0 1 विल बी यहाँ पे आपका x एक्सिस पे 0 और y पे 1, सो दिस विल बी योर 0 1, ठीक है। और क्या भाई साहब 3 0, तो 3 और y एक्सिस पे 0, सो ये हो गया आपका 3 0 एंड देन वी हैव -3 एंड 2, सो ये हो गया आपका -3 और 2, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी -3 and 2। Now what we will do is basically connect this line, ठीक है। इसी पे अपन इक्वेशन लिख देंगे भाई साहब, जो इक्वेशन है इस लाइन का, दैट इज हाउ मच x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन इसका, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से है भाई साहब आपका, x और y। इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को अगर आप भाई साहब गौर फरमाएं तो ये वाले ट्रायंगल में इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, that will be how much, half into base into height, so that is how much, half into base, base कितना हो गया भाई साहब आपका 3, ठीक है, और हाइट कितना हो जाएगा 1, सिंपल, ठीक है। so half into base into height, so that will be how much 3/2, that is 1.5 मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे आपका यूनिट नहीं दिया हुआ है, यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 1.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, आर वी क्लियर? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन and shade the region formed by the graph and the coordinate axis, also find the area of the shaded region। तो अगेन आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2x। अभी आपको 3 वैल्यूज निकालने हैं भाई साहब, ठीक है। सो तो 3 वैल्यूज भाई साहब आपको यहाँ पे प्लॉट करने हैं x और y के। कंफर्टेबल वैल्यूज लीजिएगा, फालतू के वैल्यूज लेंगे जिसको प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा।
ओके, सो अगर हमने यहाँ पे भाई साहब x की वैल्यू 0 ले ली तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 हो जाएगा। ये y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6, ठीक है। x की वैल्यू अगर कुछ कम वैल्यू ले लो, जितना आप कम वैल्यू रखेंगे उतना ज़्यादा रहेगा। 6 1 ले लेते हैं भाई साहब, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 4। 2 ले लो भाई साहब, 6 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, तो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 2, ठीक है। 3 ले लो यहाँ पे, अगर 3 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, सो दैट विल बी 3 एंड 0। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे प्लॉटिंग हो रही है? अगर आपने भाई साहब 1 की वैल्यू ली यहाँ पे तो 6 माइनस 2 इंटू 1 दैट विल गिव यू 6 माइनस 2 दैट इज 4, 6 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 6 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई साहब। अभी प्लॉटिंग करनी है भाई साहब। कंटिन्यूअस कमेंटबाजी होती तेरी, है ना। जितना दिमाग कमेंटबाजी में लगा रहा ना उसका आधा भी पढ़ाई में लगा लेगा, कहीं पहुंच जाएगा। 1 4 2 2 और 3 0, ठीक है। सो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1 और ये हो गया 4, सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल हैव। वन 4 हो गया भाई साहब, अरे यार ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। 1 4, दिस विल बी 1 4, देन वी हैव 2 2, ये 2 और ये 2 भाई साहब, सो दिस विल बी 2 2 3 0, दिस विल बी 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 2x, दिस विल बी द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई। अभी आपको शेड द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको भाई साहब यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो लेट्स से हमने इसको एक्सटेंड किया यहाँ तक, ठीक है। तो आपका रीजन ऑफ द ग्राफ, तो आपको शेड करना पड़ेगा ये वाला रीजन। सो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज द region of the graph and the coordinate axis, ठीक है। this is the region but coordinate axis मतलब y और x axis, तो ये आपका लाइन है और x axis पे और y axis पे जहां पे काट रहा है इस पूरे रीजन को वैसा आपको शेड करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट विल बी इक्वल टू हाफ into base into height, so this will be how much, half into base, base की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है, और हाइट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। so this will be 2 3 6, that is 9, that is 9। अगेन यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दोगे भाई साहब, या यूनिट स्क्वायर दो भी लिख सकते हो, ठीक है। 9 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब आपके जो ये तो कल के सवाल थे, यही लास्ट सवाल आया था, ठीक है। कल के जितने भी अभी जो मैंने पेपर दिया उसको जरा अटेम्प्ट कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। ओके, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन ऑन द टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डायमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 23 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है भाई साहब, ठीक है। In a circle of radius 17, two parallel chords are drawn, तो आपके दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं भाई साहब, आर ड्रॉन ऑन द टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ, तो आपका एक भाई साहब ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, दीज आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 17 सेंटीमीटर। तो ये भाई साहब हो जाएगा इन कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस, ये भाई साहब आपका 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेट्स से O है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द वन कॉर्ड,
ठीक है, इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। तो आपको एक कॉर्ड का लेंथ भाई साहब दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्ड का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरे कॉर्ड का लेंथ कितना होगा उसको आपको निकालना है। तो लेट्स से ये कॉर्ड हो गया आपका ए बी, एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में सिर्फ आंसर मैटर करता है, ठीक है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लेट वन कॉर्ड बी ए बी एंड द अदर कॉर्ड बी ए सी। आप क्या ही करो भाई साहब, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो लेट्स से आपने भाई साहब इसको सेंटर से ज्वाइन किया और इसको सेंटर से ज्वाइन किया, ठीक है। इफ यू आर बेसिकली ज्वाइनिंग द सेंटर्स, घर चले जाओ ना भाई, 1 घंटा बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, घर चले जाओ। ये हो गया कितना, सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आपका हो गया, अच्छा सॉरी ये 17 सेंटीमीटर है भाई साहब। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 23। ओके चलो भाई साहब, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 23, ये डिस्टेंस हो गया आपका 23, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली 17 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका, दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी हाउ मच, ये वाला आपका देखो रेडियस है, 2 ट्राइंगल्स आपने बना लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ये 17 ये 17, ठीक है। ये आपका 16 है। तो मुझे बताओ, लेट्स से अपन ने यहाँ पे लिखा भाई साहब x और ये हो गया y, तो आपका bx कितना हो जाएगा, bx विल बी हाउ मच, हाफ इंटू 16 सेंटीमीटर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना हो गया, ये दिस विल बी 8 सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये हो गया 17, ये हो गया 8, तो OX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो OX का जो स्क्वायर है दैट विल बी OB का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर। क्या ये बता सकते हो भाई साहब ये BX हाफ इंटू क्यों हुआ, ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, व्हाट कुड बी द रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। हालांकि ये MCQ आपको ये रीजन देने की जरूरत नहीं है, बट हैड इट बीन अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू हैड हैव गिवन द रीजन। ओके, ये OX का जो स्क्वायर है, OX का स्क्वायर इज, ये आपका हो गया क्या भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो OB का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका 17 का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, सो दैट विल बी हाउ मच 225। तो OX का स्क्वायर अगर 225 है, OX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 225, दैट इज गोइंग टू बी 15, ठीक है। एकदम सिमिलर फैशन में आपको ये वाला करना है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे dy हमको मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि भाई साहब dy आपका कितना है, लेट्स से हमने इसको मान लिया भाई साहब x, ठीक है। dy की वैल्यू को हमने मान लिया भाई साहब लेट्स से x है, ठीक है, क्लियर। तो इस वाले में कितना हो जाएगा बोलो, OY का स्क्वायर कितना होगा, OY का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD का स्क्वायर माइनस DY का स्क्वायर, ठीक है। OD का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो 289 माइनस DY का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच x का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका OY का स्क्वायर, सो देयरफॉर OY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 289 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अभी OX प्लस OY की वैल्यू कितनी होगी, ये दिया हुआ है आपको 23, ठीक है। OX प्लस OY आपको दिया हुआ है भाई साहब 23, तो OY की वैल्यू कितनी होगी बोलो 23 माइनस OX, और OY की वैल्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 289 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 माइनस OX की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 15, तो 15, तो ये हो गया भाई साहब आपका 7 नहीं कितना 8, दिस विल बी 8, दिस इज 8, और यहां पे हो गया आपका 289 माइनस x स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका इधर, दिस विल बी 289 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सो आपका इधर हो गया भाई साहब x स्क्वायर और इधर हो गया कितना
289 minus 64. That will be again how much? 225 is equal to x square. So therefore x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 15 है कि नहीं? ये कॉर्ड का लेंथ नहीं होगा, ये उसका आधा ही होगा, ठीक है? आपका कॉर्ड का लेंथ DC क्या हो जाएगा? DC will be equal to twice into dx. That will be twice into 15, that is 30 centimeter. Again the reason goes कि the perpendicular from center of a circle to a chord bisects it. तो आपका इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 30 सेंटीमीटर. This would be the correct answer. Clear है? Are we clear on this one people? Okay. चलो भाई साहब इसको करते हैं. If A, B, C, D are 4 points such that angle BAC is equal to 30 degree, angle BDC is equal to 60 degree, then D is the center of the circle through ABC. भाई साहब ABCD आपके 4 पॉइंट्स हैं. ABCD are 4 points such that angle BAC, तो लेट्स से ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया भाई साहब आपका C, और ये हो गया भाई साहब आपका D. ठीक है? ABCD are 4 points such that angle BAC ये हो गया आपका एंगल BAC. एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज हाउ मच? 30 डिग्रीज. ठीक है? एंगल BDC, ठीक है, आपका ये वाला एंगल देखो BDC. सो दिस इज BD और ये भाई साहब हो गया आपका C. BDC इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. ठीक है? ऐसा दिया हुआ भाई साहब. ठीक है? देन D इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू ABC. क्या भाई साहब आपका D सेंटर ऑफ द सर्कल हो सकता है? चलो भाई साहब इस पॉइंट को अगर हम इधर लेकर आते हैं, ठीक है, क्या ये सही होगा भाई साहब? वुड दिस बी करेक्ट? क्या ये सेंटर होगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. ये थ्योरम है आपका भाई साहब. एंगल BDC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, which confirms what? Angle subtended by an arc at the center of a circle is twice of the angle subtended at any point on the circle. ठीक है? क्लियर है? तो इस हिसाब से तो यस BDC, देयरफॉर हम बोलेंगे यस इट इज ट्रू. तो ये ट्रू हो जाएगा कि भाई साहब D इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. द गिवन फिगर शोज टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O and O डैश. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब क्या होंगे? बिल्कुल भी इधर माइंड नहीं है तुम्हारा यक्षिता. कंटिन्यूअस यहां से जा रही हो या पता नहीं क्या किए जा रही हो. दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल. तो जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस सेम. ठीक है? द गिवन फिगर शोज टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O and O डैश. आर्क AXB सबटेंस एन एंगल कितना? 75 डिग्री at the center, and arc A dash YB dash subtend an angle of 25 degree at the center. Then the ratio of the arcs AXB to AYB कितना हो जाएगा भाई साहब? रेशियो ऑफ द आर्क 3:1. सिंपल हम भाई साहब जितना इसका लेंथ होगा, ठीक है, तो आपका रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AXB अपॉन मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या है भाई साहब? A dash YB dash will be equal to angle, measurement of angle AOB upon angle A dash OB dash. So that is how much? 75 by 25, that is 3/1, that is 3:1.
सो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल AOB इज 140 डिग्रीज, देन ACB कितना हो जाएगा? AOB आपका कितना है भाई साहब? 140 डिग्रीज। ACB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिफ्लेक्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे? देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे रीजंस नहीं दे रहा हूं, आप यहाँ पे निकालोगे भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 360 माइनस 140, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 6 से 4 गया 2, 0 3 से 1 गया 2, 220। इसका आधा होगा ये एंगल ACB विल बी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB। Why? Reason why है भाई साहब, एंगल सबटेंडेड द सेंटर इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल दैट इज 220, सो दिस विल बी हाउ मच? 110। तो एंगल ACB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 110। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? मोड ऑफ द डेटा 5, 14, 19, 20 कौन सा भाई साहब सबसे ज्यादा हो रहा है? देखो 15 एक है भाई साहब, 2, 3, 4 और कुछ 14, 5, ओके चलिए 5, 14, 1, 2, 3, 4 और कुछ भाई साहब, तो 15 आपका मोड हो गया। जो सबसे ज्यादा अकरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, सो मोड आपका हो गया भाई साहब 14। इन द फिगर O is the center of the circle. If angle OPQ की वैल्यू कितनी है? 25 डिग्री। ORQ की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री। Then the measures of angle POR and PQR ये कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो ना बोलो। देखो ये MCQ है तो MCQ की तरह ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, रीजंस नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये 25 है, ये रेडियस है। देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें कौन सा ट्राइंगल? OPQ। तो ये वाला 25, ये वाला अगर रेडियस है OP तो ये वाला भी रेडियस है OQ, दोनों बराबर, तो ये वाले एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा 25। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल पे आते हैं, देखो ये वाला भी, तो ये रेडियस और ये रेडियस बराबर, तो इसका मतलब ये 20, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो मुझे बताओ आपका भाई साहब एंगल PQR कितना हो जाएगा? PQR विल बी 25 प्लस 20, so 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री दैट इज हाउ मच? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री हो गया ये। और बोलो भाई साहब यहाँ पे और क्या चाहिए? ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? अभी देखो ये 25 है, ये 25, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा? 180 माइनस 50, तो कितना हो गया ये? 130। ठीक है, क्लियर? ये वाला 20, ये वाला 20, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40 दैट इज 140। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल POR, तो 130 प्लस 140 प्लस एंगल POR प्लस एंगल POR, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 360 होती है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका? 270 प्लस एंगल POR दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 360। सो देयरफॉर एंगल POR की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 360 माइनस 270, so this will be how much? 90 degrees। तो एंगल POR की वैल्यू कितनी? 90 डिग्रीज। एंगल POR की वैल्यू 90 और POR की वैल्यू भाई साहब आपकी 90 और PQR की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 45। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर? क्लियर? राइट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। AD is the diameter of a circle and AB is a chord। AD की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी? 34 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू है भाई साहब 30 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे फटाफट से? तो डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो AB ले लेते हैं भाई साहब अपन। AD इज द डायमीटर, तो लेट्स से ये आपका डायमीटर है भाई साहब। AD इज द डायमीटर एंड AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, तो लेट्स से आपका AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, क्लियर है? तो AD is the diameter and AB is the chord। ठीक है, AB is the chord। AD की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 34। तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी डायमीटर का आधा, दैट इज 34/2, दैट इज कितना हो गया ये? 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अभी डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल,
ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से भाई साहब अगर आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, सो लेट्स से ये ओ है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, 17 है कि नहीं। ओ ए हो गया भाई साहब आपका 17, ए बी का भाई साहब कॉर्ड लेंथ कितना है, ए बी का कॉर्ड लेंथ है भाई साहब 30, है ना, दिस इज हाउ मच 30। तो भाई साहब लेट्स से ये ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू हो गई 15 और ए ओ की वैल्यू कितनी हो गई 17। तो आपका ओ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर दैट इज 17 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, so that will be how much 17 minus 15 into 17 plus 15, so that will be how much 2 into 7 plus 5 12, 1 plus 1 2 1 3 32, है ना। OX square is equal to this much, तो OX की वैल्यू कितनी हो गई 64 का अंडर रूट, that is how much 8। तो therefore हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर। तो आपका ये वाला आंसर भाई साहब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इन द गिवन फिगर एंगल बी पी सी ये कितना है आपका 19 डिग्री है, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ये तीनों भी आर्क आपके बराबर हैं, देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी कितना हो जाएगा। आर्क मतलब क्या होता है भाई साहब, देखो आर्क मतलब समझो यहां पे अगर सेंटर है, ठीक है, अगर लेट से ये आपका सेंटर है, तो इस सेंटर पे इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 का डबल दैट इज 38, है कि नहीं, ये हो गया आपका 38, ठीक है, क्लियर है। मुझे बताओ अभी यहां पे आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क बी सी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ये तीनों भी आर्क बराबर हैं, तो यहां पे एंगल मेजर एपीडी कितना हो जाएगा, मतलब कैसे निकालेंगे इसको, नाइनटीन कैसे, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, ये आपका थ्योरम है। आपका थ्योरम क्या है भाई साहब, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब ये वाला भी कितना सबटेंड करेगा 38, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला इसका आधा हो जाएगा दैट इज 19। ये CD वाला भी कितना सबटेंड करेगा 38, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई साहब 19, ठीक है। तो यहाँ पे 19 इंटू 3, तो देयरफॉर एंगल APD की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एंगल APD विल बी इक्वल टू 19 इंटू 3 दैट इज 57 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। पहली बात तो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स इन द सेंटर and the angle subtended by any arc at the center is half of the angle subtended by at any point on the circle, ठीक है। ओके असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस असर्शन मीन ऑफ द फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर्स कितना है इज 10, नेचुरल ऑड नंबर्स ऐड करो भाई साहब, मीन कितना हो जाएगा 10 plus 9 19, 19 plus 8 27, 27 plus 7 34, 37 34 plus 6 40, 40 plus 5 45, 45 plus 4 44 49, 49 plus 3 52, 52 plus 2 54, 54 plus 1 55, 55 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा 5.5, समझ में आ रहा है ये, तो क्या ये असर्शन सही है आपका, रॉन्ग है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, 10 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा, कुछ नहीं करना है भाई साहब, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो भाई साहब 10 नंबर से, सॉरी ऑड है, तब तो ये करेक्ट हो सकता है, ऑड मतलब हो गया तुम्हारा 1, ठीक है, तो तुम्हारा ऑड हो गया भाई साहब 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 अपॉन कितने ऑड नंबर्स हो गए 1 2 3, फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9, 9 plus 11 plus 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 10, इसको करो भाई साहब कितना आ रहा है 9 plus 7 16, 16 plus 5 21,
22, 23, 24, 25, 25 plus 9, 34, 34 plus 7, 41, 41 plus 5, 46, 46 plus 4, 50, है ना, 100 आ रहा है, ठीक है भाई साहब, चलिए, तो ये हो गया आपका 10, सो दिस इज करेक्ट देन, ठीक है। मीन ऑफ एन नंबर सम ऑफ एन नंबर, तो दोनों भी करेक्ट है आपके, ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड असर्शन इज द, और रादर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके ओके ओके, अरे खत्म हो गया रे, जाओ अय्यासी करो, जीवन अय्यासी के लिए बना है, पढ़ाई वढ़ाई कौन करने बोला है तुमको, पागल ही होगा कोई।